राधिका और उसका प्रेमी आकाश गांव के पास वाले जंगल में बेर के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राधिका कहती है, आकाश, तुम जल्दी से माँ बापू से हमारे ब्याह की बात काहे नहीं करते? कब तक हम ऐसे जंगल में छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अरे ब्याह तो तब होगा ना जब हमारी कोनो नौकरी लगेगी, वरना शादी करके तुम घर आओगी तो खाओगी क्या? बेर। बेर? घर आकर बेर खाओगी तुम? घर का तो पता नहीं, पर अभी हमें ये रसीले बेर खाने हैं। हटो, हमें तोड़ने दो। इतना कहकर राधिका ऊपर की ओर उछलते हुए पेड़ से बेर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई में छोटी होने के कारण उसके हाथ एक भी बेर नहीं लगता। ओहो, ये बेर कितनी ऊंचाई पर फले हैं, एक भी पकड़ में नहीं आ रहा। अरे छुटकी राधिका, बेर ऊंचाई पर नहीं लगे, बल्कि तुम ही कुछ ज्यादा छोटी हो। पर चिंता ना करो, हमारी लंबाई कब काम आएगी, अभी तुम्हारे लिए बेर तोड़त है। इतना कहकर जैसे ही पेड़ से बेर तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पेड़ जोरों से हिलने लगता है। दोनों अचानक पेड़ के जोरों से हिलने से डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल नीचे कूदती है, जो कि बोनी होती है। राधिका उस बोनी चुड़ैल का डरावना चेहरा देखकर डर से कांपने लगती है, तो आकाश इतनी बोनी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है। क्यों रे लंबू, अपनी लंबाई से ये पेड़ तोड़ना चाहता है? तुम लंबे 1.5 पसली इंसान खुद को समझते क्या हो? हाँ आकाश, भागो यहाँ से। चुड़ैल है ये। अरे डर काहे रही हो, ये बोनी चुड़ैल हमरा का बिगाड़ लेगी। देखो तो सही कितनी बोनी है ये, लगता है जैसे आधी धरती में गड़ी हो। ए खंबे जैसे आदमी, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद। बोनी हूँ, लेकिन तेरे जैसे 4 आदमियों को कच्चा चबा सकती हूँ। अरे काहे चुड़ैल से पंगा लेते हो? भागो यहाँ से, ना तो हम शादी से पहले ही विधवा हो जाएंगे। अरे यार तुम कितना डरती हो, अब ये 1.5 फुटिया चुड़ैल हमको डराएगी। साला इससे डर गए ना तो कल को धरती का रेंगने वाला कीड़ा भी हम पर थूक के जाएगा। इसको तो अभी उठाकर पटक देंगे हम, देखो तुम। बोनी चुड़ैल लंबे आकाश को शैतान बच्ची सामान लगती है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी बोनी चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर झटके से मोड़ देती है और अचानक से उस पर टूट पड़ती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमी की मौत देखकर राधिका सदमे से बेहोश हो जाती है और वो बोनी चुड़ैल जोर से हंसते हुए कहती है, कहा था ना, मुझ बोनी की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। मुझे नफरत है तुम जैसे लंबे लोगों से। बोनी चुड़ैल को लंबे इंसानों का ही शिकार बनाना अच्छा लगता था, इसीलिए बेहोश पड़ी राधिका को वो उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब राधिका को होश आता है तो वो अपने घर में होती है और उसके आसपास गांव के लोगों की भीड़ जमा होती है। तभी उसकी माँ सुनीता उससे कहती है, हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? तू जंगल में ऐसे बेहोश कैसे हो गई? तू जंगल पहुंची कैसे? हाँ बेटिया, और हमार लल्ला कहाँ है? गांव का पिंटू बताए रहा कि वो तोहरे साथ जंगल की तरफ गए रहा। उनकी बातें सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है और अपने साथ हुई सारी घटना सबको बताती है। बोनी चुड़ैल के बारे में सुनकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और उस बोनी चुड़ैल के हाथों अपने एकलौते बेटे की मौत का पता चलने पर सुखिया रोते हुए कहता है, हे भगवान, वो बोनी चुड़ैल मेरा बेटा खा गई। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? हाय राम, चुड़ैल डायन का साया तो बड़ा अशुभ होता है, और ये तो बोनी चुड़ैल है जिसे लंबे इंसानों से बड़ी नफरत है। मैंने कहा था उसे उस चुड़ैल से वह ना करे, पर उसे बोना समझ वो उससे लड़ने चला गया और फिर दुनिया से ही चला गया। मूर्ख लड़की, अब से तू जंगल तो क्या, बिना बात के घर से भी बाहर निकली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ सुनीता बहन, बोनी चुड़ैल के दर्शन करके आई है, इसकी नजर उतारो पहले, क्या पता उसका बुरा साया पड़ गया हो छोरी पर। उधर बेचारे सुखिया का बुरा हाल था, तो सुनीता अपनी बेटी के सुरक्षित लौट आने पर भगवान का शुक्रिया कर रही थी। बोनी चुड़ैल जंगल में यूं ही भटकते हुए दिन काट रही थी। एक दिन रात के समय वो भटकते हुए गांव पहुंच जाती है
जहाँ राधिका की माँ अपने आंगन में खाट खड़ी कर घर को जा रही थी। तभी वो बोनी चुड़ैल उसका पल्लू पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसके हाथ में खरोंच आ जाती है। बोनी चुड़ैल को अपने सामने देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बचाओ, गांव वालों मेरी मदद करो। चुप हो जा पागल औरत, वरना यहीं तेरी समाधि बना दूंगी। नहीं, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दे बोनी चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मैं बहुत भूखी हूँ। देख, 4 दिन से शिकार नहीं किया तो मेरा कद और घटता जा रहा है। मुझे कोई लंबा इंसान शिकार के लिए लाके दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। वो सामने टिल्लू पहलवान का घर है। वो आदमी बहुत लंबा और हट्टा कट्टा है, तो तुम उसका शिकार कर लो। उसकी बात सुन बोनी चुड़ैल उसे छोड़ देती है। सुनीता अपनी जान बचाने के लिए टिल्लू पहलवान को फंसा देती है। बोनी चुड़ैल टिल्लू पहलवान का दरवाजा पीटती है। टिल्लू पहलवान खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो नींद में दरवाजा खोलता है। तभी बोनी चुड़ैल उस पर झपट्टे से कूद पड़ती है और उसके पैरों को अपने नुकीले दांतों से घायल कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं और उनके सामने ही वो बोनी चुड़ैल टिल्लू पहलवान के शरीर को बोटी बोटी नोचकर खा जाती है और वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। सभी गांव वाले डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी आंखों के सामने आखिर ये क्या हो रहा है। हाय राम, ये बोनी चुड़ैल तो अपने से 4 गुने लंबे आदमी को खीरे मूली की तरह कचर कचर खा गई। वो बोनी चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ती है। वो तो मैं उसके हाथों बच गई, वरना तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। इसका मतलब पहले जो चिल्लाने की आवाज आई वो आपकी थी? हाँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए टिल्लू के घर की ओर इशारा कर दिया। अरे सुनीता बहन, कैसी औरत हो तुम? खुद को बचाए के चक्कर में वो पहलवान की बलि चढ़ा दी। अरे तो क्या करती, उस 1.5 फुटिया चुड़ैल का शिकार बन जाती। और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर माँ, इस तरह तो ये बोनी चुड़ैल गांव में मौत का मेला लगा देगी। इस बोनी चुड़ैल का खात्मा जरूरी है। इसने बेचारे आकाश और आज पहलवान काका को अपना शिकार बनाया। अरे ओ खात्मे वाली, इस बेलन जैसी चुड़ैल के गले में घंटी कौन बांधेगा? देख कैसे नोच नोच के खा गई पहलवान को। सभी बोनी चुड़ैल से गांव के लोगों की रक्षा के लिए सोच विचार करते हैं और अगले दिन हिम्मत करके शाम को पानी लेने के बहाने जानकी और सुनीता जंगल के पास वाले कुएं पर जाकर जोर जोर से बातें करना शुरू करती है। अरे सुनीता, मैंने सुना है शाम के समय इस कुएं का पानी जादुई हो जाता है। हाँ, सही कह रही है जानकी, तभी तो इस समय तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। इस कुएं की तरफ अपना मुंह कर और तू जो भी मांगेगी वो सब पूरा हो जाएगा। सच में? अरे और नहीं तो क्या, वो गन्ने के खेत वाला बोना कल्लू है ना, वो भी इस कुएं की बदौलत ही खम्बे जितना लंबा हुआ है। दोनों की ये बातें पास के ही पेड़ पर बैठी बोनी चुड़ैल सुन रही होती है। लंबा होने की चाह में वो भी तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और कुएं की तरफ उछलने लगती है। लेकिन बोनी होने के कारण वो कुएं के छोर तक पहुंच नहीं पाती, तो वो एक पत्थर के सहारे कुएं पर चढ़ जाती है। तभी सुखिया और राधिका पीछे से आकर बोनी चुड़ैल को कुएं में धक्का दे देते हैं। लेकिन चुड़ैल राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ कुएं में खींच लेती है। इस तरह बोनी चुड़ैल के खात्मे में राधिका को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। शिवांशी नागलोक की चुलबुली सी नागिन थी, जिसको नागलोक के नियमों का उल्लंघन करने में बड़ा मजा आता था। आए दिन शिवांशी किसी न किसी नियम को तोड़ने के अपराध में नागलोक में सबके मजाक का पात्र बनती रहती थी। लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको जो करना होता था वो करके रहती थी। एक शाम को वो अपने कक्ष की खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए अपनी सखी बानी से बोलती है। बानी, ये आसमान में तारे, चांद और बगीचे के फूलों को देख देख कर मैं पक चुकी हूँ। कुछ ऐसा देखने का मन है जिससे मेरा मनोरंजन हो।
हाँ, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, हमारा मनोरंजन तो तुम्हें देखकर ही हो जाता है। अब तुम्हारे मनोरंजन के लिए हम यहाँ सिनेमा तो नहीं लगवा सकते, क्षमा करना। ये सिनेमा क्या है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। बताओ ना, कोई जगह है या कोई देवता? बताओ ना बानी। ये मैंने क्या बोल दिया? अब इसको बताया तो भी समस्या, नहीं बताया तो भी। क्या करूं? तू बता रही है या नहीं? देख, मुझसे झूठ बोलने की तो सोचियो भी मत, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए अब चुपचाप बता कि क्या है ये सिनेमा। अच्छा, बताती हूँ। सिनेमा पृथ्वी लोक के मनोरंजन का साधन है। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह की फिल्में लगाई जाती हैं। फिल्में क्या होती हैं और उनसे मनोरंजन कैसे होता है? एक कहानी के ऊपर अलग अलग कलाकार अपना किरदार निभाते हुए एक फिल्म बनाते हैं, जो लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा में लगाई जाती है। अच्छा, चल शिवांशी, जरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया जाए। तू पागल है? अगर किसी को पता लगा कि तू धरती लोक गई है, वो भी बिना किसी अनावश्यक कार्य के, तो तुझे सजा भी मिल सकती है। कौन बताएगा? तू तो मेरी प्यारी सखी है, तो पता मत लगने दियो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। शिवांशी अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर अपने मनोरंजन की तलाश में नागलोक से बाहर पृथ्वी लोक जाती है और बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक आकर वो इंसान की बस्ती में जाकर सिनेमा की तलाश करती है और उसके मिलने पर वो अपने जादू से सिनेमा हॉल में जाकर पूरा दिन अलग अलग फिल्म का आनंद उठाती है और शाम होने के बाद वो वापस आने पर अपनी सखी बानी से बोलती है, बानी, ये सिनेमा और फिल्म तो धरती वासियों का बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। पता है गब्बर ने सांबा से क्या कहा एक फिल्म में? कौन गब्बर और कौन सांबा? अरे वही गब्बर जिसने बसंती को कांच पर नचवाया था। अरे यार, वीरू की महबूबा। चुप करो तुम। एक दिन में ही पृथ्वी की फिल्में देखकर पगला गई हो। कर लिया ना अपना शौक पूरा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। शिवांशी के वापस आते ही उसकी माँ नैन तारा उसके कक्ष में आकर बोलती है, शिवांशी पुत्री, भोजन कर लो। आज तो तुमने पूरा दिन खुद से कुछ खाने को नहीं मांगा, क्या बात है? मैं यहाँ थी ही नहीं तो क्या ही मांगूंगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। शिवांशी, चुपचाप चलकर भोजन करो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा हाथ से निकलती जा रही हो। तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर तो लगता है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन एक माँ का प्यार रोक लेता है। माँ, मार दो थप्पड़, क्योंकि शिवांशी को थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। शिवांशी, बस करो, तुम अब बड़ी हो गई हो। बार बार ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना तुमको शोभा नहीं देता। अब चुपचाप भोजन करने आ जाओ। शिवांशी का फिल्मों के लिए पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा था। वो चुपके से धरती लोक जाते और अलग अलग फिल्में देखकर उसके डायलॉग्स नागलोक में आकर अपने साथी नाग नागिनों पर मारती। एक सुबह वो नागलोक के अपने सभी दोस्तों को बुलाकर बोलती है, मेरे प्यारे मित्रों, क्या तुमको मनोरंजन के नए साधन से मिलना है? शिवांशी, आखिर तुम इनको क्या दिखाने वाली हो? सब्र करो। शिवांशी जादुई गोले पर सबको एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है, देखा तुमने? अच्छा बताओ, किस किस को ये डायलॉग याद हुआ? सभी हाथ खड़े करते हैं और एक एक करके शिवांशी के सामने बोलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस फिल्मी डायलॉग को सही से नहीं बोल पाता। तभी बानी बोलती है, मैं कोशिश करती हूँ। एक चुटकी रमेश की कीमत तुम क्या जानो सिंदूर बाबू? सही बोला ना? शिवांशी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, पागल, ऐसे नहीं। देख, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? दूसरा बोलूं? कितने आदमी थे? हा हा, वो 2 और तुम 3, फिर भी हार गए। वाह शिवांशी। सभी लोग शिवांशी के फिल्मी ज्ञान को देखते हुए तालियां बजाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त नागेंद्र, जो कि शिवांशी से प्यार भी करता था, उसके पास आकर बोलता है, शिवांशी, कैसी हो तुम? इतने दिनों से कहाँ गायब थी? दिखती ही नहीं हो अब। मैं रोज तुम्हारी खबर लेने आता हूँ। मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन शिवांशी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कैसी विचित्र बातें कर रही हो? पुलिस, मुल्क, ये कैसे विचित्र से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? कहाँ से सीखे तुमने ये शब्द? बताऊं? पहले वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा? किसी को नहीं बताऊंगा। शिवांशी नागेंद्र को अपने कमरे में ले जाकर जादुई गोले पर पृथ्वी की एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है, ये देखो, ये पृथ्वीलोक के सिनेमा पर चलने वाली फिल्में होती हैं, जो वहाँ के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। मैंने वहाँ जाकर वहाँ की सभी फिल्में देखी हैं। सच में
पृथ्वीलोक में मनोरंजन का साधन बहुत ही अद्भुत है। तुम पृथ्वीलोक गई थी, जानती हो ये नागलोक के नाग नागिनों के लिए अपराध है कि वो पृथ्वीलोक पर जाकर वहाँ के साधनों का इस्तेमाल करें। पर किसी को कुछ पता भी नहीं चला और मैं देखकर आ भी गई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोई छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और नागराज को शिवांशी के इस घंघोर अपराध के बारे में इत्तला कर देता है। कुछ ही देर में नाग दरबार में शिवांशी को बंदी बनाकर लाया जाता है। नगेंद्र भी उसके पीछे पीछे वहाँ आता है। साथ ही इसका पता चलने पर शिवांशी की माँ नैनतारा और सखी बानी भी नाग दरबार में उपस्थित होते हैं और शिवांशी को ऐसे बेड़ियों में देखकर नैनतारा बोलती है, हे नागराज, ये क्या है? आपने मेरी पुत्री को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आखिर क्या गुनाह है इसका? नागिन नयनतारा, आप ये अच्छे से जानती हैं कि शिवांशी ने पहले भी कई बार नागलोक के नियमों का मजाक बनाया है, उनका उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार बात हद से पार हो गई है। हमारे गुप्तचरों ने हमको बताया कि इस बार शिवांशी ने एक बड़े नियम को ताड़ पर रख दिया। कौन है वो कुत्ते का बच्चा जिसने मेरे खिलाफ जहर उगला? पीठ पर वार किया है उसने, बुलाओ साले को। देखिए नागिन नयनतारा, कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है शिवांशी। इसका कारण जानती हैं आप? इसका कारण है कि शिवांशी ने पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधनों का इस्तेमाल किया, पृथ्वीलोक पर चलने वाली फिल्मों का आनंद उठाया। क्या शिवांशी, क्या ये सत्य है? माँ, क्या हर बार स्त्री को ही अपनी सच्चाई साबित करनी होगी? आखिर कैसा न्याय है ये आपका नागराज? ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने? एक बार आप भी उस चलचित्र सिनेमा में फिल्म देखिए, आपको भी ये फिल्मी बीमारी ना हो जाए तो कहना। शिवांशी के मुंह से विचित्र विचित्र शब्द सुनकर नाग सभा में मौजूद सभी नाग नागिन परेशान थे, लेकिन बानी इसका जिम्मेदार खुद को मानती थी, इसीलिए वो सभा में अपनी गलती को स्वीकारते हुए बोलती है, नागराज, शिवांशी को पृथ्वीलोक के मनोरंजन के साधनों की जानकारी मेरे से मिली, इसलिए असली गुनहगार मैं हूँ। नागिन बानी, नियमों का उल्लंघन तो शिवांशी ने किया है। नागलोक के नियम पर बार बार भाषण सुनकर शिवांशी गुस्से में बोलती है, नागराज, ये क्या नियम लगा रखा है आपने? नागलोक के नियम इज योर नियम, नन ऑफ माई नियम। और आप नागलोक की प्रजा से पूछिए, जब से मैंने उनको पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधन से अवगत कराया है, उनको भी मजा आया है, तो इसमें बुराई क्या है? नागराज, वैसे शिवांशी सही कह रही है, पृथ्वीवासियों की कुछ आदतें और कुछ साधन अच्छे हैं, तो उनको अपनाने में क्या हर्ज है? हाँ नागराज, मैंने भी जादुई गोले पर झलक देखी, मुझे भी उसमें कुछ गलत नहीं लगा। जी नागराज, अब तक मैंने जो भाषा इस्तेमाल की वो पृथ्वीलोक के फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले डायलॉग्स हैं। अगर हम भी उनके इस साधन के बारे में और जाने और उसका इस्तेमाल करें, तो कल को हम भी नागलोक में इस मनोरंजन के साधन को ला सकते हैं, जिससे हमें बार बार पृथ्वीलोक नहीं जाना पड़ेगा। सभी की बातें सुनने के बाद नागराज को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शिवांशी की बात सही है और वो उसको बंधन मुक्त करके उसको और बाकी नाग नागिनों को कभी कभी पृथ्वी लोक पर जाकर इस मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। और उनका ये फैसला सुनकर शिवांशी खुशी से एक डायलॉग मारते हुए बोलती है, हे नागराज, आप पुरुष नहीं। क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? शिवांशी, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। अरे पूरी बात तो सुनिए नागराज, आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हो। शिवांशी की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी नाग नागिन हंसने लगते हैं। इसी के साथ नागलोक में मनोरंजन के लिए फिल्में देखने की अनुमति मिल जाती है और ये सब शिवांशी के कारण होता है। इसीलिए नागलोक में सब उसे फिल्मी नागिन के नाम से जानने लगते हैं।